नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं भूगोल। ठीक है ना। तो आर ओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चाहे आप आईएएस तैयार करें, पीसीएस तैयार करें, चाहे कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम है दोस्तों, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, भूगोल अगर आता है, भूगोल तो दोस्तों हर जगह आता है, ठीक है ना, जीके जीएस में हर जगह आता है। तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही, ठीक है ना। तो इसमें देखिए यहाँ पर कितने सारे चैप्टर्स हैं। तो इसमें से हम पहले पढ़ेंगे अक्षांश, दशांतर, मानक समय और आइडियल, ठीक है ना, इंटरनेशनल जो आइडियल है, ठीक है, वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं इतने सारे चैप्टर्स हैं, ये सारे करके एक एक मैं आपको खत्म कर दूंगा, ठीक है ना, इन सबको खत्म कर दूंगा चैप्टर्स को, ठीक है ना। तो पहला ये शुरू करते हैं अक्षांश और दशांतर पढ़ना, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आइए, तो यहाँ से सबसे पहले हम शुरू करते हैं अक्षांश और दशांतर, विश्व का भूगोल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अक्षांश और दशांतर, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विषय सूची है। अक्षांश में हमें क्या पढ़ना है, लघु वृत्त क्या होता है, बृहद वृत्त क्या होता है, भूमध्य रेखा, ताप, पृथ्वी के ताप, कटिबंध और गोलार्ध, ठीक है। तो ये अंदर उसके टॉपिक है, अक्षांश में सब सारे टॉपिक हमें पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए देशांतर में हम क्या पढ़ेंगे, समय निर्धारण, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, समय जोन क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम क्या है, मानक समय क्या है, भारतीय मानक समय क्या है, वर्ष, महीना और कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अक्षांश और देशांतर में ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है, ठीक है ना। ये देखिए परिभाषिक शब्द ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम क्या होता है, नाविक स्वदेशीय जीपीएस प्रणाली, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सारी हम चीज़ें पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आइए शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो ये अक्षांश से हम पढ़ना शुरू करते हैं, अक्षांश, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऊपर पढ़ते हैं, पृथ्वी पर किसी वस्तु की अवस्थिति ग्लोब पर सुनिश्चित गणितीय सिद्धांतों पर आधारित काल्पनिक रेखाओं के माध्यम से ज्ञात की जाती है, ठीक है। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को आधार मानकर ग्लोब पर आपस में काटती रेखाओं की व्यवस्था को भौगोलिक ग्रिड कहते हैं, ठीक है। तो आइए अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं, अक्षांश, अक्षांश के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए आर्कटिक वृत्त धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 66.5 अंश की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त है, ठीक है। आर्कटिक वृत्त धरातल पर दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 66.5 अंश की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर के उत्तर या दक्षिण में जो एक याम्योत्तर पर किसी भी बिंदु की कोणीय दूरी जो पृथ्वी के केंद्र से जो है नापी जाती है, अंशों, मिनटों और सेकंड में व्यक्त की जाती है, ठीक है। तो वो उसको क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। भूमध्य रेखा दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश से याद रखिएगा कि 0 डिग्री अक्षांश को ही क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अक्षांश भूमध्य रेखा से हर स्थान पर समानांतर रहकर ध्रुव तक अनेक वृत्तों का निर्माण करता है। अक्षांश रेखाएं 0 डिग्री से 90 डिग्री तक पाई जाती हैं। इस तरह 180 अक्षांश होते हैं, ठीक है ना। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, याद रखिएगा, ठीक है। और 3 प्रमुख रेखाएं, देखिए कौन कौन सी 3 प्रमुख रेखाएं हैं। कर्क रेखा है, पर देखिए कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यह रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश पर खींची गई है, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है ना। यह रेखा दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश पर खींची जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए विषुवत अथवा भूमध्य रेखा, इसको इक्वेटर कहते हैं, ठीक है ना। यह रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को 2 बराबर भागों में जो है बांटती है। इसे शून्य अंश अक्षांश रेखा भी कहते हैं, याद रखिएगा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं इसको, ठीक है ना, भूमध्य रेखा को, या इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए लघु वृत्त क्या होता है, आइए जानते हैं लघु वृत्त क्या होता है, ठीक है। तो विषुवत वृत्त के समानांतर खींचे गए वृत्तों को लघु वृत्त कहते हैं, याद रखिएगा, विषुवत वृत्त के समानांतर खींचे गए वृत्तों को लघु वृत्त कहते हैं। भूमध्य रेखा के समानांतर होने के कारण वे एक दूसरे के समानांतर होते हैं, इसलिए वे लघु वृत्त उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर छोटे होते चले जाते हैं और ध्रुवों पर शून्य के समान रह जाते हैं, ठीक है। इस वृत्त में 23.5 अंश उत्तर कर्क रेखा और 23.5 अंश दक्षिण मकर रेखा सम्मिलित है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए बृहद वृत्त भूमध्य रेखा क्या होता है। भूमध्य रेखा को बृहद वृत्त माना गया है जो पृथ्वी की सतह पर सबसे बड़े काल्पनिक वृत्त का निर्माण करती है। यह वृत्त पृथ्वी के केंद्र से गुजरने के कारण उसे 2 बराबर भागों में विभक्त करता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए पृथ्वी के ताप कटिबंध, तो पहला है उष्ण कटिबंध, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर मध्याय का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार इसके ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र को सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं, ठीक है। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। तो कर्क रेखा के उत्तर में और मकर रेखा के दक्षिण में मध्याय का सूर्य ठीक सिर के ऊपर नहीं चमकता है, ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इसके
परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में कर्क और आर्कटिक रेखा के बीच तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिका वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान जो है मध्यम रहता है, अर्थात न अधिक सर्दी रहती है और न अधिक गर्मी। अतः इसे हम क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है। तीसरा है शीत कटिबंध। तो उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका वृत्त और दक्षिणी ध्रुवों के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड पड़ती है। इसका कारण सूर्य क्षितिज से ऊपर नहीं जाता। ठीक है ना, सूर्य की किरणें बहुत तिरछी पड़ती हैं, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए गोलार्ध पढ़ते हैं। गोलार्ध विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक तथा उत्तरी गोलार्ध तथा विषुवत रेखा से दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है ना। तो देखिए एक बार फिर से पढ़ लीजिए। विषुवत रेखा से यानी कि भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव यानी कि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक तथा उत्तरी गोलार्ध तथा विषुवत रेखा से दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है। तो हमने अक्षांश पढ़ लिया, अब देशांतर पढ़ते हैं। ठीक है ना। देखिए किसी स्थान की कोणीय दूरी जो प्रधान याम्योत्तर यानी कि 0 डिग्री या ग्रीनविच के पूर्व व पश्चिम में होती है देशांतर कहलाती है। यह इन दोनों में से किसी भी दिशा में 180 डिग्री तक ही मापी जाती है। भूमध्य रेखा एक वृत्त की परिधि है जिसमें 360 अंश देशांतर होते हैं। 1 डिग्री देशांतर की भूमध्य रेखा पर दूरी 111.32 किलोमीटर है, जो ध्रुवों की ओर कम होती जाती है एवं ध्रुवों पर 0 किलोमीटर हो जाती है। अतः देशांतर 360 डिग्री होती है। इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थान से गुजरने वाली रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इसके पूर्व में 180 डिग्री तक सभी देशांतर पूर्वी देशांतर और ग्रीनविच देशांतर से पश्चिम की ओर सभी देशांतर पश्चिमी देशांतर कहलाते हैं। अब देखिए समय निर्धारण। ठीक है। तो पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर जो है घूमने के कारण सूर्योदय पूर्व से उदय होता है। अतः पूर्व का समय आगे और पश्चिम का समय पीछे रहता है। इसी कारण पृथ्वी के सभी स्थानों पर भिन्न भिन्न देशांतरों पर समय भी अलग अलग होता है। प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है। इस प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है तथा यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे होता है। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। यही कारण है कि 180 डिग्री पूर्व व पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात 1 दिन और रात का अंतर पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो पृथ्वी पर 180 डिग्री याम्योत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए एक काल्पनिक रेखा निर्धारित की गई है। इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इस रेखा को पार करते समय 1 दिन बढ़ा अथवा घटाकर तिथि परिवर्तन किया जाता है। ठीक है। जब कोई जलयान पश्चिम की ओर यात्रा करता है तो 1 दिन जोड़ दिया जाता है तथा जब पूर्व की ओर यात्रा करता है पूर्व दिशा में तो 1 दिन घटा दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं समय जोन यानी कि टाइम जोन क्या होता है। तो मानक समय किसी ऐसे याम्योत्तर देशांतर रेखा का समय होता है जो किसी संपूर्ण क्षेत्र या देश के लिए मानक याम्योत्तर माना जाता है। अतः ऐसे केंद्रीय या मुख्य याम्योत्तर का स्थानीय समय किसी देश या क्षेत्र के लिए मानक समय के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। किसी एक मानक समय वाले क्षेत्र को समय जोन कहा जाता है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रीनविच मीन टाइम। 2 क्षेत्रों के समय की तुलना के लिए ग्रीनविच समय 0 डिग्री देशांतर को एक अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में लिया जाता है जिसे ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। इस समय क्षेत्रों को ग्रीनविच मध्य समय GMT ग्रीनविच मीन टाइम एवं मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया जाता है। चूँकि पृथ्वी घूर्णन के साथ प्रति घंटा 15 डिग्री देशांतर की दूरी तय करती है, अतः पृथ्वी के 360 डिग्री को 24 जोनों में विभाजित किया जाता है जिसमें प्रत्येक की चौड़ाई 15 डिग्री है। यानी 1 डिग्री देशांतर के बीच 4 मिनट समय का अंतर होता है। ग्रीनविच लंदन से पूरब की तरफ जाने से प्रति देशांतर 4 मिनट समय बढ़ता है और पश्चिम की तरफ इसी दर से घटता है, अर्थात प्रत्येक समय जोन के बीच 1 घंटे का अंतर होता है। अलग अलग देशों अथवा स्थानों के समय को आजकल +GMT के बजाय +UTC
यानी कि यूनिवर्सल टाइम कोड के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, जीएमटी तथा यूटीसी में कोई अंतर नहीं होता है, केवल व्यक्त करने का तरीका बदल गया है। प्लस जीएमटी के बजाय जो है प्लस यूटीसी अब लिखा जाता है, यूनिवर्सल टाइम कोड। ठीक है, अभी भी आजकल जो है आप मतलब जीएमटी ही देखते होंगे प्लस जीएमटी, लेकिन धीरे धीरे भी बदल रहा है। ठीक है ना, तो प्लस यूटीसी देखने को मिलेगा आने वाले समय में। ठीक है, अब देखते हैं हम मानक समय देखेंगे, स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। प्रत्येक देश द्वारा निर्धारित समरूप समय है। जो मानक समय है ना, वो प्रत्येक देश द्वारा निर्धारित समरूप समय है। चूँकि स्थानीय समय पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण एक जगह से दूसरे जगह समान दर से बदलता रहता है, अतः ऐसी व्यवस्था की गई है कि निश्चित क्षेत्र के सभी स्थान समान मानक समय का प्रयोग कर सकें। सभी देश का कम से कम एक मानक समय होता है। ठीक है, कुछ देशों में अत्यधिक देशांतरीय विस्तार के कारण एक से अधिक मानक समय की व्यवस्था की गई है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 समय जोन हैं और रूस में 11 टाइम जोन हैं तथा ऑस्ट्रेलिया में 3 समय जोन की व्यवस्था की गई है। तो ये तीनों यहाँ पे याद रखिएगा। अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने हैं? 7 समय जोन हैं। ठीक है, और रूस में 11 समय जोन है और ऑस्ट्रेलिया में 3 समय जोन की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अब आइए अपने भारत की देख लेते हैं। भारतीय मानक समय। भारत में संपूर्ण देश के लिए एक मानक जोन है, एक मानक समय जोन है। ठीक है, यहाँ मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया गया है। याद रखिएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया गया है। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन में घुमा सकता है, पूर्वी दे देगा, पश्चिम दे देगा, दक्षिण दे देगा, उत्तरी दे देगा, तो आपका क्या क्या लगेंगे? 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। ठीक है, जो इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है ना, इलाहाबाद में एक स्थान पड़ता है नैनी, वहाँ से गुजरती है। भारत के देशांतरीय विस्तार पूर्व से पश्चिम को देखते हुए यह माना जाता है कि भारत में एक से अधिक मानक समय की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद देखिए, पूर्वोत्तर भारत के लिए अलग समय जोन की मांग एवं इसके लाभ और हानि। ठीक है ना, चूँकि हम आरओ के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब ISPCS और भी जो एग्जाम, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज है, यहाँ से आपको इसको जानना चाहिए आपको। ठीक है ना, कि आखिर क्यों पूर्वोत्तर भारत के लिए एक समय जोन की मांग है, इसके क्या लाभ हो सकते हैं और क्या हानियाँ हो सकती हैं। ठीक है ना, तो देखिए, भारत भौगोलिक रूप से विशाल देश है। पूर्व से पश्चिम तक इसके फैलाव को देखते हुए पिछले काफ़ी समय से मांग उठाई जा रही है कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक अलग टाइम जोन बनाया जाए। उत्तरी अमेरिका और यूरोप के कई देशों में अलग अलग समय जोन पिछले काफ़ी समय से संचालित होते हैं। अत्यधिक सर्द इलाकों में स्थित देशों में गर्मियों के दौरान डेलाइट सेविंग टाइम DST होता है। इसमें घड़ी को आधा या फिर 1 घंटा पीछे कर देते हैं। इससे दिन की रोशनी डे लाइट का बेहतर इस्तेमाल हो पाता है। इस सबसे बड़ा फ़ायदा होता है ऊर्जा की बचत। ठीक है, उसके बाद देखिए, भारत के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग 1.5 से 2 घंटे का अंतर होता है। पूर्वी क्षेत्रों में सूर्योदय जल्दी होने के कारण वहाँ अलग टाइम जोन होने से लोगों को जल्दी काम पर जाने का लाभ मिल सकता है। देश में वैज्ञानिकों द्वारा 3 विकल्प खोजे गए हैं। पहला, भारत में 2 टाइम जोन की स्थापना। दूसरा, अप्रैल से सितंबर तक डेलाइट सेविंग टाइम। और तीसरा, भारतीय मानक समय को आधे घंटे के लिए आगे कर देना। ठीक है, तीनों ही उपायों का लक्ष्य है ऊर्जा संरक्षण और उत्पादकता में इजाफा। इन विकल्पों पर विचार के लिए वर्ष 2002 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विशेषज्ञों की समिति गठन की। ठीक है, तो गठित की, तो इस समिति ने DST और अलग टाइम जोन के विचार को खारिज कर दिया था। समिति ने ऐसे में माना कि पूर्वोत्तर राज्यों में अलग टाइम जोन स्थापित करने से फ़ायदा कम होगा, जबकि ऐसा करने से परेशानियां बढ़ेंगी। एयरलाइंस, रेलवे और अन्य संचार संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी ओर बेंगलुरु स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड साइंसेज ने एक शोध से निष्कर्ष निकाला कि देश के समय में मात्र आधे घंटे का इजाफा करने से हम 2.7 अरब यूनिट बिजली की वार्षिक बचत कर सकते हैं। डेलाइट टाइम से विपरीत भारतीय मानक समय को एक बार ही बदलना होगा। देश की आबादी की सुविधा को देखते हुए एक टाइम जोन ही ज़्यादा व्यवहारिक है। ठीक है ना, तो देखिए फ्रेंड्स, क्या है डेलाइट सेविंग टाइम, तो देख लेते हैं हम लोग। ग्रीष्म काल के दौरान सूर्य के प्रकाश का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए समय परिवर्तन। 20वीं शताब्दी में
20वीं शताब्दी की शुरुआत में वैज्ञानिक जॉर्ज बैरन्स हडसन ने दिया था विचार इसका, डेलाइट सेविंग टाइम का। बसंत की शुरुआत में घड़ी को 1 घंटा आगे करते हैं, पतझड़ में पुनः पीछे करते हैं। तो डेलाइट सेविंग टाइम में हम लोग क्या करते हैं, बसंत की शुरुआत में घड़ी को 1 घंटा आगे कर देते हैं और पतझड़ में पुनः उसको पीछे कर देते हैं 1 घंटा, ठीक है। उसके बाद देखिए 70 देश दोस्तों, 70 देश डेलाइट सेविंग टाइम का इस्तेमाल करते हैं। 20% आबादी दुनिया को डेलाइट सेविंग टाइम पर निर्भर रहती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 70 जो देश हैं वो डेलाइट सेविंग टाइम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए एटॉमिक टाइम क्या होता है। तो दोस्तों एटॉमिक घड़ियाँ विभिन्न रेडियो एक्टिव तत्वों के कंपन पर आधारित होती हैं और कहा जाता है कि ये सटीक समय की गणना करती हैं और इनमें लगभग 30 मिलियन वर्ष बाद 1 सेकेंड का अंतर आता है। ये विभिन्न रेडियो एक्टिव तत्वों जैसे स्ट्रोंटियम, सीजियम पर आधारित होती हैं, ठीक है। आइए देखते हैं लीप वर्ष क्या होता है। तो पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकेंड, लगभग 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। तो एग्जैक्ट क्या है, 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकेंड, ठीक है ना, या 46 सेकेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड या 45.51 सेकेंड इतना लगता है, ठीक है ना। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है, जिसे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनाकर समायोजित किया जाता है। लीप वर्ष 366 दिन का होता है, जिसके कारण फरवरी माह में 28 दिन के स्थान पर 29 दिन होते हैं, ठीक है। तो जिस कैलेंडर में, जिस साल में जो है फरवरी के महीने में 29 दिन होते हैं, तो वो जो साल होता है उसको हम लीप वर्ष कहते हैं, क्योंकि उसमें 366 दिन हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए मौसम बदलने के मुख्य कारण। तो देखिए पहला क्या है, पहला कारण परिक्रमण, ठीक है ना। परिक्रमण के कारण आखिर होता क्या है, देखिए सूर्य के चारों ओर परिक्रमण क्या होता है, मतलब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना, ठीक है, जिसमें 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट लगते हैं। 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट लगते हैं, ठीक है ना। तो घूर्णन देखिए, घूर्णन पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, जिसकी गति विषुवत रेखा पर 1675 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। भूमध्य रेखा पर जो है 1675, पूछेगा कि कोई कि पृथ्वी की घूर्णन गति कितना है, तो भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर 1675 किलोमीटर प्रति घंटा। झुकाव, कारण है झुकाव, वर्णन देखिए पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री अंश के कोण पर झुकी हुई है, ठीक है। धुरी एक्सिस, पृथ्वी अपनी धुरी पर सदैव एक ही कोण पर झुकी रहती है तथा ध्रुव तारा सदैव उत्तरी ध्रुव पर रहता है, ठीक है। गोलाई, पृथ्वी की आकृति एक जियोड के समान है, यह पूर्ण रूप से वृत्ताकार नहीं है, ठीक है। अब देखिए वार्षिक गति तथा ऋतु परिवर्तन, दिवस है दिसंबर 21 और 22 दिसंबर, ठीक है। नाम देखिए उत्तरी गोलार्ध में नाम है मकर संक्रांति और अर्ध ध्रुवीय बिंदु की अवस्थिति तो 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। मार्च 20 और 21 को बसंत विषुव होता है और 0 डिग्री विषुवत रेखा। जून 20-21, ठीक है, वर्क संक्रांति जून और 23.5 अंश अक्षांश कर्क रेखा। सितंबर 22-23 शरदकालीन विषुवत और 0 डिग्री विषुवत रेखा, ठीक है, अवस्थिति है और ध्रुवीय बिंदु की अवस्थिति। अब देखिए वर्ष, महीने एवं कैलेंडर, ठीक है। तो साधारणतया एक महीना वह समयावधि होती है जिसमें चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करता है, यह चंद्रमास कहलाता है, जो लगभग 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट का होता है। सबसे पुराना ज्ञात कैलेंडर 80 ईसा पूर्व का है। सबसे पहला यूरोपियन कैलेंडर चंद्रकलाओं पर आधारित था। इसमें 12 महीनों का एक वर्ष था, लेकिन वास्तव में एक वर्ष 12 महीने एवं 1/4 दिन का होता है। बाद के समय में इस गलती को सुधारा गया तथा हर चौथे वर्ष में एक दिन बढ़ाया जाने लगा, जिसे अधिवर्ष कहा जाता है। कुछ प्रमुख कैलेंडर निम्नलिखित हैं। तो पहला देखिए कौन सा कैलेंडर है, जूलियन कैलेंडर। तो 48 ईसा पूर्व में जब जूलियस सीजर सत्ता में आया तो उसने आदेश दिया कि महीनों को ऋतु के अनुसार व्यवस्थित किया जाए।
एवं चंद्र कलाओं के बदले समय की गणना पृथ्वी के परिक्रमण में लगने वाले समय के आधार पर की जाए तो ज़्यादा सटीक एवं विश्वसनीय है। ठीक है। दूसरा कैलेंडर आया ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं इसको। ठीक है। वर्तमान ग्रेगोरियन कैलेंडर में 3000 वर्षों में भी एक दिन का विचलन नहीं आता। वर्तमान काल में दुनिया भर में कैलेंडर का उपयोग नागरिक आवश्यकताओं के लिए किया जाता है, किंतु सभी देशों ने इसे एक ही समय में स्वीकार नहीं किया था। ग्रेट ब्रिटेन ने इसे 1752 में, सोवियत रूस ने 1918 में और ग्रीस ने 1923 में नागरिक आवश्यकताओं के लिए स्वीकार किया। लेकिन कई देश जिनका संबंध ग्रीक चर्च से है आज भी धार्मिक क्रियाकलापों के लिए जूलियन कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब देखिए कैलेंडर वर्ष क्या होता है। एक कैलेंडर वर्ष की गणना लीप वर्ष के आधार पर नियमित की जाती है। यह अवधि एक सौर वर्ष के समान रखी जा सके, इसके लिए 4 वर्ष में फरवरी माह में एक दिन जोड़ा जाता है। इस एक दिन का प्रत्येक चौथे वर्ष से गहरा संबंध होता है। सौर वर्ष की शुद्ध अवधि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड होती है और सामान्यतया इसे 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट माना जाता है। इसलिए प्रत्येक चौथा वर्ष 366 दिनों का होता है, जिसमें फरवरी महीना 28 दिनों के स्थान पर 29 दिनों का होता है। इसे लीप ईयर या अधिवर्ष कहा जाता है। अधिवर्ष प्रत्येक वर्ष होता है, लेकिन वह एक दिन का मात्र चौथाई भाग होता है। केवल वही शताब्दी वर्ष अधिवर्ष होता है जो 400 से विभाज्य हो, यथा 1600 से और 2000 से। ठीक है ना। तो 400 से 1600 कट जाएगा, 2000 कट जाएगा। ठीक है। तो ये शताब्दी वर्ष कहलाता है। तीसरा देखिए अन्य धार्मिक कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर एक धार्मिक कैलेंडर है। इसके अतिरिक्त कई अन्य कैलेंडर भी धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित हैं। जैसे पहला है यहूदी कैलेंडर। यह इजराइल का आधिकारिक कैलेंडर है। इसका उपयोग यहूदियों द्वारा संपूर्ण संसार में धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता है। इस कैलेंडर का प्रारंभ 3761 ईसा पूर्व माना जाता है, जब ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार संसार का निर्माण हुआ। यहूदी कैलेंडर सूर्य एवं चंद्रमा दोनों पर आधारित है। ठीक है। वह चंद्र पर 29 दिनों एवं साथ साथ 30 दिनों पर आधारित महीनों वाला कैलेंडर है। 19 वर्ष के चक्र के आधार पर इसमें प्रत्येक 3 वर्ष में एक महीना जोड़ दिया जाता है। ठीक है। यहूदी कैलेंडर की तारीख को एडी लैटिन में एनो डोमिनी अर्थात संसार का वर्ष एवं बीसीई सामान्य युग से पहले बिफोर द कॉमन ईरा से निर्दिष्ट किया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए पहला हो गया यहूदी कैलेंडर, दूसरा है इस्लामिक कैलेंडर। यह एक चंद्र पंचांग है जो अधिकांश मुस्लिम देशों में प्रचलित है। माना जाता है कि इस पंचांग का प्रारंभ 622 ईसा पूर्व यानी 622 ईस्वी में हुआ था, जब पैगंबर मोहम्मद ने मक्का से मदीना प्रस्थान किया था। मुस्लिम पंचांग 12 चंद्र महीनों का होता है। 30 वर्षों का एक चक्र होता है, जिसमें दूसरा, 5वां, 7वां, 13वां, 16वां, 18वां, 21वां, 24वां, 26वां और 19वां वर्ष अधिकतम होता है, जिसमें 355 दिन होते हैं, जबकि अन्य सामान्य वर्ष 354 दिनों का होता है। उसके बाद है हिंदू कैलेंडर। परंपरागत हिंदू कैलेंडर सूर्य चंद्र पर आधारित होता है, जिसमें 12 महीने चंद्रमा की गति पर आधारित होते हैं। 11 दिनों की कमी जो सूर्य एवं चंद्र वर्ष के बीच से विभिन्नता पर उत्पन्न होती है को प्रत्येक 3 वर्ष पर समायोजित किया जाता है, जब एक अधिक मास बढ़ा दिया जाता है। ठीक है ना। अब देखिए भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। इसमें सामान्यतः वर्ष जो है वो एक वर्ष जो है 365 दिनों का होता है सामान्यतः। राष्ट्रीय पंचांग के ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ समय समायोजन के लिए यह निश्चय किया गया कि चैत्र मास की प्रथम दिनांक सामान्य वर्ष में हमेशा 22 मार्च को होगी, जबकि अधिवर्ष में 21 मार्च को होगी। राष्ट्रीय कैलेंडर देश में 22 मार्च 1957 से ईस्वी से लागू है। इसका समकक्ष दिनांक 1 चैत्र 1879 थी। इस प्रकार शक संवत ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 वर्ष पहले का है। ठीक है। अब देखिए पारिभाषिक शब्द देख लेते हैं। पारिभाषिक शब्द। ठीक है। अपभू क्या होता है? तो सौरमंडल का कोई ग्रह, उपग्रह, उल्का अथवा कृत्रिम उपग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करता है, जब सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर अवस्थित होता है तो उस स्थिति को अपभू कहा जाता है। पृथ्वी की यह स्थिति 3 जुलाई को होती है, यानी कि 3 जुलाई जो है वो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होता है। ठीक है ना। पृथ्वी इस समय सबसे अधिक दूरी पर होता है। ठीक है ना। ये अपभू कहलाता है। और उपभू क्या होता है? तो सौरमंडल का कोई ग्रह, उपग्रह या कृत्रिम उपग्रह जब कोई सूर्य से सर्वाधिक पास होता है ना, तो उस अवस्था को हम उपभू कहते हैं। ठीक है ना।
तो पृथ्वी की ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। उत्तरी ध्रुव के बारे में देखिए, पृथ्वी पर उत्तर में अवस्थित वह काल्पनिक रेखा जहाँ सभी देशांतर रेखाएं शून्य में मिल जाती हैं उत्तरी ध्रुव कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी का वह अधिकतम बिंदु जहाँ पर सभी देशांतर रेखाएं जो है वो शून्य पर मिलती हैं, यह एक काल्पनिक बिंदु है। ठीक है। उसके बाद अक्ष क्या होता है? वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के दोनों ध्रुव एवं केंद्र से गुजरती है उसे अक्ष कहते हैं। अंडाकार परिपथ क्या होता है? पृथ्वी का वह परिक्रमण पथ जिस पर चलकर पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह परिपथ अंडाकार है। ठीक है ना। और उसके बाद भूमध्य रेखा वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर गोलार्धों उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है, भूमध्य रेखा कहलाती है। विषुव क्या होता है? वह स्थिति जिसमें सूर्य विषुवत रेखा के ठीक ऊपर चमकता है या भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर चमकता है। ठीक है, तो वह इस स्थिति को विषुव कहते हैं। इस दिन संपूर्ण संसार में दिन और रात बराबर होते हैं। यह स्थिति वर्ष में 2 बार आती है, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य होता है वो भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर चमकता है। ठीक है। अब देखिए उसके बाद GNSS ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये पढ़ना है हमको। उसके बाद हमें ये नाविक पढ़ना है। ठीक है ना। इसके बाद तो खत्म हो जाएगा, उसके बाद दूसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो यह क्या है? देखिए, यह अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन सिस्टम है जो अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रह की मदद से स्थानिक आंकड़ों, अवस्थिति तथा समय संबंधी जानकारी प्राप्त करने का महत्वपूर्ण स्रोत है। यह रिसीवर के साथ काम करता है जो सैटेलाइट से मिले डेटा की गणना करता है। इस गणना को ट्रायंगुलेशन कहते हैं, जहां पोजीशन कम से कम एक बार में 3 सैटेलाइट 3D अवस्थिति बताने के लिए कम से कम 4 सैटेलाइट की मदद से पता की जाती है। पोजीशन अक्षांश और देशांतर से दर्शाई जाती है। एक बार जब इन सभी का पता चल जाता है और रिसीवर सैटेलाइट से सिंक हो जाता है तो अन्य जानकारी जैसे गति, दूरी और किसी जगह पर पहुंचने में लगने वाला समय भी गणना कर ली जाती है। सैटेलाइट्स के भेजे गए सिग्नल का 2 तरह से इस्तेमाल किया जाता है। पहला SPS या स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस है जिसका इस्तेमाल आम लोग करते हैं, और दूसरा RA या रिस्ट्रिक्टेड पोजीशनिंग सर्विस है जो आमतौर पर सैन्य और सरकारी कामकाज के लिए इस्तेमाल में आती है। ठीक है। वर्तमान में एस्ट्रोनॉमी, कार्टोग्राफी, ऑटोमेटेड व्हीकल्स, मोबाइल फोन्स, फ्लीट ट्रैकिंग, जियो टैगिंग, GPS, एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग, डिजास्टर रिलीफ, इमरजेंसी सर्विसेज, व्हीकल्स के नेविगेशन, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स समेत कई जगहों पर GNSS का इस्तेमाल होता है। ठीक है। अब देखिए नाविक क्या है? IRNSS स्वदेशी GPS प्रणाली 12 अप्रैल 2018 को उपग्रह आधारित भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली IRNSS जो है इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की स्थापना हेतु क्रमिक रूप से प्रक्षेपित किए जा रहे 7 उपग्रहों की श्रृंखला के 7वें और अंतिम उपग्रह IRNSS जो है फर्स्ट आई के PSLV C41 द्वारा सफल प्रक्षेपण के साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष क्षेत्र में नया इतिहास रचते हुए स्वदेशी GPS के सपने को साकार कर दिया। याद रखिए डेट 12 अप्रैल 2018। ठीक है। उसके बाद IRNSS प्रणाली की सफलतापूर्वक पूर्ण स्थापना के साथ भारत अब अमेरिका GPS, रूस, देखिए जो अमेरिका का जो सैटेलाइट वाला सिस्टम है उसका नाम है GPS। ठीक है। रूस वाले का नाम है ग्लोनास, और यूरोपीय संघ का नाम है गैलीलियो, चीन के उसका नाम है बेइडोयू, और जापान का उसका नाम है QZSS के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है, जिनकी अपनी उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली स्थापित है। ठीक है। इस उपग्रह आधारित क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली को नाविक जैसे जो है अमेरिका का नाम है GPS नाम है, जिसका सभी लोग अब इस समय इस्तेमाल कर रहे होंगे करते हैं। ठीक है ना। GPS का इस्तेमाल करते हैं हम लोग अपने लोकेशन जानने के लिए। गूगल मैप में जो है वो GPS का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब भारत बना लिया अपना GPS सिस्टम बना लिया, उसका नाम रखा है नाविक। ठीक है ना। नाविक इसका फुल फॉर्म क्या है? देखिए NAVIC नाविक, इसका फुल फॉर्म नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन। याद रखिएगा, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन। ठीक है ना। इसलिए जिसको नाम दिया गया है नाविक। ठीक है। देखिए 3 वर्ष से भी कम समय में, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा बनाया गया है, 3 वर्ष से भी कम समय में इस श्रृंखला के 7 उपग्रहों की अंतरिक्ष में स्थापना के साथ अब भारत को अमेरिकी GPS
ठीक है ना। जीपीएस का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की तरह क्षेत्रीय स्तर पर लोकेशन ट्रैकिंग मैपिंग आदि के संदर्भ में अपनी नेविगेशन प्रणाली उपलब्ध हो गई है। इस प्रणाली के द्वारा देश की मुख्य भूमि के साथ इसे संलग्न 15,000 किलोमीटर के क्षेत्र में बेहतर स्थलीय हवाई एवं समुद्री नेविगेशन सुविधाएं प्राप्त की जा सकती हैं। ठीक है ना। नाविक प्रणाली का 2018 से प्रारंभ हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो पूरा हमने पढ़ लिया। यहाँ पर अब पढ़ेंगे अगले वीडियो में पृथ्वी की गतियाँ एवं उनके प्रभाव, ऋतु परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पसंद, वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।